हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा अभी तक की हमारी क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन तक के सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है, यानी कि हमारे इस सीरीज में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बेटा मैंने बहुत क्रिस्प और बहुत कंसाइज वे में आपको अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कराई जा सकती है इकोनॉमिक्स की, उसको कराने की कोशिश करिए। आई होप आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कॉस्ट की, पर बेटा उसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। एक यूज़र है, उनका कमेंट मैंने अभी पब्लिश नहीं किया ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो और मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, पर उनको एक डाउट आया कि सर आपने इंडिविजुअल डिमांड में ओप्पो का एग्जाम्पल दिया। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, मेरी थ्योरी ऑफ डिमांड जो वीडियोज़ में मैंने कहा था, इंडिविजुअल डिमांड में सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसकी एक मोबाइल की शॉप है, आपने उससे जाके पूछा कि भाई आज तुमने ओप्पो के कितने मोबाइल बेचे। तो बेटा मैं यहाँ पर सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओप्पो सप्लायर है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, उसने बताया कि आज 10 फोन बिके। तो मार्केट में उस कंपनी के फोनों की जो डिमांड आई है, एक कंपनी के एक सेगमेंट की, इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन क्या कहती है? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर क्या कर रहा है? तो बेटा कंज्यूमर सिर्फ इकोनॉमी में एक नहीं होगा, ओप्पो के डिफरेंट लोग होंगे, लेकिन सिर्फ मैं ओप्पो को इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूं। इसमें क्लियर है? तो मैंने ये कहा था कि उसने 10 बेचे कब? जब मार्केट में डिमांड आई होगी या नहीं। तो कंज्यूमर जो उसको खरीदना है, तो उसने बताया कि मेरे पास ओप्पो के 10 कंज्यूमर हैं। अगर आपको बात नहीं समझ आई है तो मैं क्लियर करने, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने डाउट क्रिएट किया, आपको समझ आया, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लग रही, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स से क्रिएट करा सकूं। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, मैंने वहां सेलर को पॉइंट आउट नहीं किया था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके फ्रेंड ने बताया कि भाई आज एमआई के 10 फोन बिके या ओप्पो के 10 फोन बिके। तो मतलब समझिए उसने 10 बेचे कब? जब कस्टमर 10 फोन खरीदने आया होगा तभी तो उसने बेचे ना। तो वो एक इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं, पर अगर हम पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को टारगेट कर लें तो वो मार्केट डिमांड में आएगी, क्योंकि मोबाइल जो बिक रहे हैं बेटा आप ऐसे ही थोड़ी बेच लोगे, अगर कस्टमर खरीदेगा तभी तो आप बेचेंगे। आई होप मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूं बच्चे। अगर आपको नहीं है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिएगा, मैं उसको आगे ट्राई करता हूं। नहीं तो आप मुझे सीधा मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है panditcommerceclasses@gmail.com और आप हमें trickyeconomics@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉस्ट को। किसको बच्चे? ये चैप्टर नंबर 6 है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। तो देखो बेटा कॉस्ट में क्या होता है, एक बेसिक सी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। क्या? कॉस्ट को आप सभी को पता है हिंदी में कहा जाता है लागत, है ना? जो एक्चुअल में लगाया जा रहा है वो कहलाती है लागत। पर इसके अलावा कॉस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में समझा क्या था कि प्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन। अच्छा, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी सामान यूज हो रहा है, उनको भी कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में। किस किस में? वेरिएबल और फिक्स्ड। तो ऐसे ही यहां पर टाइप ऑफ कॉस्ट भी अलग अलग स्पेसिफाई करी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? कॉस्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी, द अमाउंट used by the producer to produce any output। बेटा कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए अगर प्रोड्यूसर कुछ पैसा लगा रहा है तो वो कॉस्ट है। अब देखिए यहाँ कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप सिर्फ जो लगा रहा है वो कह रहे हैं, नहीं बात समझिए। अभी मैं सिर्फ एक डेफिनेशन, बेटा मेरा एक बेसिक सा सिद्धांत देखिए, पहले आप समझ लीजिए। मैं उन टीचरों की तरह नहीं हूं जो बुक की लिखी हुई बात को पढ़ें और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और कह दें कि इकोनॉमिक्स समझा दी। मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूं। मेरा क्या है, मैं उस लैंग्वेज में समझाना प्रेफर करता हूं जिससे बच्चों को याद रहे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेटा दुनिया जहान में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको किताबी लैंग्वेज रटवा देंगे, मार के पीट के, जैसे भी हो आप वो रट के पेपर में लिखा सकते हो। अगर आप सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप रट्टाफिकेशन में फोकस करिए। पर बेटा मेरा खुद की पर्सनल एक मानना यह है कि कॉमर्स के स्टूडेंट इस देश नहीं इस दुनिया का आने वाला कल हैं। देखो साइंस का जो दौर था वो बहुत मजबूत दौर था और अभी भी इनोवेशन में चलेगा, लेकिन आज बात कॉमर्स की है। आने वाला दौर जो है ना वो कॉमर्स का आने वाला है। देखिए जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब कॉमर्स से तो ट्रेड कर रही हैं।
है या ना। जितने आजकल स्टार्टअप पे इतना फोकस कर रही गवर्नमेंट हमारे देश की, अगर आपको एक बहुत छोटा सा डेटा बताऊं तो सन 2016 में हमारे देश में मात्र 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, और आज रिसेंटली आज ही मैंने पढ़ा कि हमारे देश में अप्रॉक्स 46 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। और वहीं चाइना की बात करें तो सन 2016 में उसके पास 21 थे और आज उसके पास 40 या 42 आसपास है। तो बेटा एक वक्त था साइंस का, हाँ, लेकिन अब वक्त कॉमर्स का है। और अगर आप ट्रेड में या कॉमर्स में बिल्कुल अपने आप को मजबूत करना चाहते तो आपको इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। कोई भी कंट्री अगर उसे ग्रोथ करनी है तो उसे अपनी बैकबोन सीधी यानी कि इकोनॉमिक्स मजबूत रखनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स मजबूत करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। अगर आप बुक की रट्टाफिकेशन पे चल रहे हो तो मेरी मानो बेकार कर रहे हो। नंबर के लिए मत पढ़ो यार, नंबर तो एक रात पहले रट के भी लाने वाले ले आते हैं। कुछ लोग साल भर पढ़ के नहीं ला पाते, कुछ लोग मैंने बहुत से ऐसे देखे जो एक रात पढ़ के नंबर ले आते हैं। तो नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको उसकी लैंग्वेज ग्रास्प करने में बहुत ईजीनेस होगी। क्लियर है? तो मैं आता हूं वापस। कॉस्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर बनाई जाए तो क्या है? द अमाउंट यूज बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट। अब देखिए जो आउटपुट बनाया जाएगा बच्चा, उसमें दो टाइप की कॉस्ट बनेगी। कैसी? एक होगी एक्सप्लिसिट और एक होगी इम्प्लिसिट। ये दोनों कॉस्टों को जब आप जोड़ोगे तो आप एक्चुअल कॉस्ट समझ पाओगे किसी भी आउटपुट की। किसकी बच्चे? आउटपुट की। अब एक बात समझिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है? अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोड्यूसर एक्चुअल में किसी फैक्टर को प्रोडक्शन में यूज करने के लिए जो पेमेंट कर रहा है, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज बनाना चाह रहे हैं उसमें जो फैक्टर्स हैं सॉरी, अगर आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि आउटपुट नीड इनपुट। अगर आप इनपुट डालोगे नहीं तो आउटपुट निकलेगा नहीं। तो जो आउटपुट यूज कर रहा है, अगर उस आउटपुट में कोई ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए उसे एक्चुअल में पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चा? इसकी डेफिनेशन रहेगी द एक्चुअल पेमेंट मेड by the producer for that factor which is used in production। जो फैक्टर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है और उसके लिए प्रोड्यूसर अगर कोई पेमेंट मेड कर रहा है तो वो बच्चे मेरी क्या होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब एक मन में सवाल आता है कि यार क्या अजीब बात है, अगर कोई भी सामान हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो बच्चा हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी, एक बेसिक सी चीज़ है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कैसे? जैसे मान लो आपके मन में आया कि आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, है ना। अब आपको फैक्ट्री लगाने के लिए 2 करोड़ का बजट है, लेकिन अगर आप कहीं फैक्ट्री लगाएंगे तो बिल्डिंग चाहिए या नहीं चाहिए? आप बिल्डिंग ढूंढ रहे थे, जो मिनिमम बिल्डिंग अगर एक्वायर खरीदने की बात करिए तो 1 करोड़ से कम में आपको नहीं मिल रही थी। आपने कहा 2000 का तो पूरी फैक्ट्री का बजट है, 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? तभी सडनली पता नहीं आपके पिताजी ने आपसे कहा कि क्यों परेशान हो? आपने कहा पापा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा वहाँ पर हमारा एक प्लाट पड़ा है, वो आधा बना है, उसको आधा बनवा लो, काम हो जाएगा। अब देखिए बात समझिए, अगर आप उतना ही जितना बड़ा प्लॉट आप चाह रहे थे वो आपके पिताजी ने आपको ऐसे ही दे दिया, है ना, आपने उसको खरीदा क्या? नहीं। लेकिन अगर कहीं और खरीदते तो उसका 1 करोड़ रुपया आप लगाते या नहीं लगाते? अब वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया है, लेकिन उसकी कीमत तो है। अगर मान लो वो प्लॉट नहीं मिलता तो आप कहीं पर रेंट लेते और आप रेंट पे रहते तो उसका रेंट चुकाते या नहीं चुकाते? तो जो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट बच्चा हमारी होती है उसको हम हमेशा कहते हैं इट इज imputed cost or estimated cost of factor of production। जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं उनकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बच्चे, कौन सी? यानी कि एक एस्टिमेट होती है। इसके लिए आपको एक्चुअल में कोई पैसा नहीं देना पड़ा, आप अपने पिताजी को मंथली रेंट थोड़ी दोगे, है ना, अरे पापा की है। इसीलिए मैं एक कुछ सिंपल भाषा में कहता हूँ बाप का पैसा। कैसा? अब देखो आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हैं बहुत से लोग, पर बेटा जो आदमी अपने खून पसीने की कमाई मेहनत से गाड़ी खरीद के चलाता है ना, वो हेलमेट भी लगा के चलाएगा और बहुत नॉर्मल स्पीड में चलाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे गाड़ी के साथ पेट्रोल थोड़ा सा उन्होंने अपने वहाँ भी डाल रखा है,
तो जब वो चलते हैं तो घूम घूम, है ना, या तो दहेज की गाड़ी, सामने वाला साहब कहता है भैया या तो इसे दहेज में मिली है या इसके बाप ने हरामखोरी के पैसे से इसको दिलाई है, तो आप उसकी कदर नहीं करते। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेटा जो आपको प्रोडक्ट ऐसे फैक्टर मिल गए, अब जैसे एक बात समझिए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी का नाम नहीं कोट कर रहा, आपको क्या लगता है ये सिर्फ प्रॉफिट पे ही चलते होंगे? गलत सोच है अगर ऐसा सोच रहे हैं। बेटा ये कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब अंबानी जी जो हैं, अगर आप इनका देखिए उठा के, तो ये रिलायंस में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इनको टीए, डीए, डीएनएस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, फूड अलाउंस, हर एक अलाउंस मिलता है। अलाउंस को हिंदी में कहते हैं भत्ता, है ना, वो कंपनी बियर करती है, और साथ ही साथ ये सैलरी बेस है। अब आप कहोगे क्या बता रहे हो भैया, आप जाके पढ़ के देखिए, ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं ये सैलरी बेस है। इससे क्या होता है, इनको अपनी कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ाने में मदद मिलती है, और ये एक एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी अपने प्रोडक्ट में जोड़ लेते हैं। क्लियर है? अब किसान क्या करता है, जैसे मान लो एक ज़मीन है, एक किसान की ज़मीन है, वो उसमें अगर उसे फसल काटनी है तो उसे 8 लोग लगाने हैं। कितने लोग लगाने? 8। उसने क्या किया, खुद वो और उसका एक बेटा 2 और 6 लेबर लगा ली। तो जब किसान अपनी क्रॉप का प्राइस डिसाइड करेगा ना, तो वो जो जोड़ेगा वो 6 लेबर का प्राइस ही जोड़ता है। ज़्यादातर 99% देश में हमारे किसान यही करते हैं, वो सिर्फ 6 लेबर पे जो पैसा खर्च किया उसको जोड़ रहा है। लेकिन सोचो अगर वो और उसका बेटा नहीं लगते तो 2 लेबर और लगानी पड़ती, तो उस 2 लेबर को पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। लेकिन हमने उसको नहीं जोड़ा क्योंकि हम तो अपने खुद के मालिक हैं, हम अपने आप को क्यों सैलरी देंगे या वेजेस देंगे? क्लियर है? तो ये जो कॉस्ट छूट जाती है इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपको क्लियर हो। एक बार इसको बच्चा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग डिस्कस करते हैं टीसी, एमसी और एसी को। टीसी, एमसी और एसी ये होती क्या है बेटा? टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, एमसी का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, और बेटा एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। अब बेटा एमसी का फॉर्मूला होता है TCN माइनस 1, यानी कि एक सिंपल सी बात जो मैं बार बार कहता आया हूं अभी तक पिछले चैप्टर में, 2 टोटल के बीच का डिफरेंस। बेटा 2 टोटल के बीच का डिफरेंस जो रहता है, यानी कि 2 टोटल अमाउंट के बीच का डिफरेंस है, वो आपका मार्जिन है। क्या है? मार्जिन। और अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है और कितनी हमारी क्वांटिटी है वो कहलाती है हमारी एवरेज कॉस्ट। बेटा इसके साथ ही साथ आप कुछ और टर्म भी यहाँ पर सीखेंगे, जैसे एक टर्म रहेगा टीवीसी, एक टर्म रहेगा टीएफसी, एक टर्म रहेगा एबीसी, एक टर्म रहेगा एएफसी। जरा इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कॉस्ट भी शॉर्ट रन की ही समझनी है, हमें लॉन्ग रन की कॉस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। देखिए अगर हम बात करें टीसी की, तो टीसी क्या कहलाती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहलाती है बेटा? टोटल बेटा अगर हम बात करें टीसी की, तो टीसी हमारी कहलाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और बेटा टीएफसी कहलाती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा सेम एबीसी हमारी कहलाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और बच्चे हमारा एएफसी कहलाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हैं? अगर ये आपको क्लियर हो गई है बेटा, इसमें सिर्फ नाम है। देखो ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मैं पिछली क्लास में आपको बहुत डीप समझा चुका हूं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पर। क्लियर है? देखिए अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले की, किसकी बच्चे? कि टीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? तो टीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। क्या होता है? टीवीसी प्लस टीएफसी। बेटा वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले की, एसी का फॉर्मूला होता है एबीसी प्लस एएफसी। क्लियर है बात? अब आप कहेंगे कि ये कैसे? अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपको लिख के भी दे दूंगा, लेकिन एक सिंपल सी बात समझिए बेटा। क्या? देखिए जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं डिफरेंट चीज़ों के, वो कैसे निकल सकते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। सबसे पहला फॉर्मूला अगर आप बात करें, आपको सपोज निकालना है टीएफसी। क्या निकालना है? टीएफसी। तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या ना?
अगर मान लीजिए आपको निकालना है AFC, क्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ABC, सॉरी, अगर बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही आप इनको इधर उधर एक्सचेंज, वो जो होते हैं ना लीनियर इक्वेशन, उसको करके वैल्यूज फॉर्मूले बना सकते हैं। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे बेटा हमारे पास जो पहला फॉर्मूला रहता है वो AC का होता है, क्या, TC अपॉन Q, क्या बेटे, TC अपॉन Q। और एक फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर आपको TC निकालनी है तो AC इंटू Q भी कर सकते हैं, हाँ या ना बच्चा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, AFC, क्या होगा, TFC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, है या नहीं। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला यहीं से क्या निकल सकता है, TFC इज इक्वल टू AFC इंटू Q। बेटा 6 नंबर की टेबल आती है और उसमें आपको वैल्यूज गायब होंगी, तो ये सारे फॉर्मूले आपको वहीं काम आएंगे। और अभी आपको बहुत सिंपल टेक्निक बता दूंगा कि इतने फॉर्मूले ना याद करने से अच्छा है कि एक याद करो और बाकी आप अपने आप सीख जाओगे। क्या, दूसरा देखिए, अगर मान लो आपको निकालना है ABC, क्या निकालना है, तो फॉर्मूला होगा TVC अपॉन Q, और TVC का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ABC इंटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला बनेगा नहीं। अब बात समझिए, और बहुत सारे फॉर्मूले इसी तरीके से आप इन्हीं को घुमा फिरा के ड्राइव कर लेंगे, लेकिन अगर जब पेपर में आप बैठते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो मैं एक सिंपल सी अप्रोच आपको बताऊंगा। क्या ये जो TC वाला फॉर्मूला आपने याद किया है बच्चा, हाँ या ना, इस सभी में अपॉन Q कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या ड्राइव हो जाएगा, हाँ या ना, क्या, TC अपॉन Q क्या कहलाएगा, AC, TVC अपॉन Q क्या कहलाएगा, ABC, TFC अपॉन Q क्या कहलाएगा, AFC। और वहीं अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसका, AC इंटू क्वांटिटी का, तो ये क्या बन जाएगा, TC, क्या बन जाएगा, वो सारे याद कर लो या एक इस टेक्निक से याद कर लो जो मैंने अपने समय पे याद करी थी। आपको जैसा इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। क्लियर है बात बेटा, इसको एक बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम समझते हैं एक स्केड्यूल के द्वारा टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं बेटा आउटपुट, क्या लिखते हैं, आउटपुट TC, TVC और TFC, ठीक है। अब यहाँ आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 तक ही रख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी थ्रू आउट द ईयर क्या रहने वाली है, फिक्स्ड, ओके। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम शुरुआत में निल मान के 10, 18, 22, 35 कुछ इस तरीके से बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्लियर है, जब हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो गिरेगी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ती जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन को कट करके शॉर्ट ला रहे हैं, मान लीजिए मार्केट डिफ्लेशन की कंडीशन में है, जहां आपकी मंदी छा चुकी है मार्केट में, कहीं से डिमांड नहीं आ रही, तो ऐसे में प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्शन को कम करोगे तो आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स को कट डाउन करना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चा। अब देखिए, आपको एक बात समझिए, अगर आप TC और TVC की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला पता है TC का, क्या, TC इक्वल टू TVC प्लस TFC। बेटा यहाँ तो 0 है, तो यानी कि यहाँ जो फैक्टर कॉस्ट होगी वही टोटल कॉस्ट होगी। तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या बन रही है, 10, यहाँ कितनी बन रही है, 20, 28, 32, 45। कोई दिक्कत है बच्चे, ये हमारी टोटल कॉस्ट ड्राइव हो गई। यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे तो हमारी टोटल कॉस्ट बन सकती है। अगर आपसे 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ले, डिफाइन टोटल कॉस्ट, तो सिंपल सा लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल द फिक्स कॉस्ट एंड ऑल द वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। क्लियर है बच्चा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक चीज सीखी होगी यहाँ, क्या, इसको फोकस में लीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसको आप जरूर फोकस में लीजिए। ये क्या बता रहा है आपको, क्या बता रहा है कि जब वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल है टोटल कॉस्ट के। यहां पर मेरे बच्चे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या बनता है क्वेश्चन, वो भी सीख लीजिए। हाथों हाथ बता रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ही पुटअप किए जाते हैं। एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन
TC will be 0? If yes, please explain. ठीक है, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो बच्चे यहीं कंफ्यूज, देखो लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 है, आप कुछ बनाया नहीं, तो आप सोचते हो कुछ बनाया नहीं तो लागत काय की भाई, तो आप लिखते हैं यस टोटल कॉस्ट विल बी 0 और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में ही घुमा दिया गया है। यहाँ एक चीज समझो, अगर यस है तो इसके साथ आंसर नो भी तो हो सकता है। पूछ रहा है एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन टीसी विल बी 0, जरूरी है क्या यस ही हो? और आप कॉमन सेंस देखो, जब फिक्स कॉस्ट होगी बेटा, फिक्स कॉस्ट क्या है? मान लो मैंने एक फैक्ट्री शुरू करनी है, मैंने मशीनें लगा दी, मैंने रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन करा दिए, जहां मैंने जमीन लेनी थी वहां रेंट पे जमीन ले ली, दुकान उसको मकान लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया। अब बेटा मेरी क्या क्या खर्चे हो गए, मैं प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉमिनल बिल है वो आएगा, मैंने मशीन खरीदी वो पैसा लग चुका है, मुझे हर मंथ रेंट देना है या नहीं देना है। और मान लो अगर मैंने अपनी सोर्स ऑफ कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए कहीं से डेट लिया है, तो उस डेट पर मुझे इंटरेस्ट भी तो चुकाना है बच्चे। तो ऐसे बहुत सारी कॉस्ट हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, भले ही प्रोडक्शन मेरा 0 हो। अब मान लीजिए मैंने एक कोचिंग शुरू करी, एक मैंने कुर्सियां लगा दी, AC लगा दिया, मार्कर वगैरह सब खरीद के लिए, पर बच्चे नहीं हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है, मेरी कॉस्ट 0 है। बेटा मैंने मिनिमम एक्सपेंडिचर तो किया है, वहाँ का जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए वो सब तो मैंने खरीदे हैं, तो वो फिक्स कॉस्ट तो लगी ना। अब मैं हर क्लास के लिए नया व्हाइट बोर्ड थोड़ी खरीदता फिरता हूँ, है ना। अगर मान लो कोई नहीं भी है तो भी मैंने व्हाइट बोर्ड तो खरीदा बच्चे पढ़ाने के लिए। तो ये सब जो कॉस्ट आएगी ये हो तो रही है, भले ही आउटपुट 0। तो इसका जवाब क्या निकलता है? नो, एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन TC never be 0, because if TC is equal to 0, that it condition of TC is equal to TFC plus TBC। इस कंडीशन में आपको क्या समझना पड़ेगा कि TFC तो 0 है ही है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी 0 है, और आपको पता है ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट, बिकॉज TFC never be 0, because there is some fixed factor which has been employed in the business, whether product is 0 or 1, it always remains same। Any doubt? क्लियर है बच्चा? तो यहां से ये क्वेश्चन जो बनता है, और इसको पता है आप लोग फालतू में गलत करके आते होंगे, मैं बता रहा हूं गारंटी से बच्चे गलत करते हैं और टीचर ऐसे ही घुमाते हैं। क्लियर है? अब एक चीज समझिए, ये चीज तो क्लियर हो गई कि 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट इक्वल होगी TFC के, और वो जो भी वैल्यू हो वो हो सकती है। मैंने एक 10 का एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए जरा इसका कर्व समझिएगा बच्चा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इसको मानते हैं हम 0। बेटा यहां लिख लेता हूं मैं आउटपुट, क्लियर है, और यहां लिख लेता हूं मैं कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट को समझाने के लिए मैं बेसिक सा एक सिंपल सा तरीका क्या ले लूं, यहाँ 10 कस का ले लूँ, 10, 20, 30, 40, 50, और क्वांटिटी ले लेता हूँ 1, 3, 4, 5, 6। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए TFC क्या है, कितनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाए TFC में कोई चेंज नहीं आएगा। TFC यानी कि आपको एक चीज समझ आई कि TFC पैरेलल टू x एक्सिस होगी। क्या होगी बेटा? पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद हम बात करें TC कर्व कहां से शुरू होगा, तो बेटा TC कर्व शुरू होगा 0 से। TC कर्व कहां से शुरू होगा? 0 से। सही सही सोच लो ना, TC कर्व 0 से नहीं शुरू होगा भाई, अभी बताया क्या कि TC इक्वल होगा TFC के। मेरे बच्चे 0 तो कभी टोटल कॉस्ट हो ही नहीं सकती है। क्यों यार? क्योंकि फिक्स फैक्टर इंप्लॉयड है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्लियर है? समझ आई बात? TC 0 ही नहीं होगी तो TC कहां से शुरू करें? तो हम TC शुरू करेंगे वहां से जहां से हमने TFC को शुरू किया है। और याद रखिएगा बेटा, द शेप ऑफ TC इज इनवर्स S। इनवर्स S का मतलब उल्टी S शेप की होगी। तो देखिए शुरू बना देते हैं इसको, ये है हमारा TC। क्या खूबसूरत कर बना, अरे वाह। क्लियर है? तो सर 0 से क्या शुरू होगा? तो बेटा 0 से शुरू होगा
टीवीसी, यानी कि टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। टीवीसी कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। तो चलिए ये भी, और इसकी भी शेप क्या होगी? इट शेप इनवर्स एस। क्लियर है? कैसी शेप होगी बच्चा? इनवर्स एस। अच्छा, इसके पीछे अगर रीजन पूछ ले व्हाई टीसी एंड टीवीसी हैव इनवर्स एस शेप, तो आप क्या बताएंगे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है कि टीसी एंड टीवीसी इनवर्स एस शेप के होते हैं। तो चलिए आपको शुरू करता हूं मैं टीवीसी कर्विंग। ये है मेरा टीवीसी। अब बेटा एक बात समझिएगा, इन दोनों के बीच का ये जो गैप चल रहा है, ये जो गैप चल रहा है, ये क्या है? ये है टीएफसी। क्या है? क्यों? क्योंकि टीसी और टीवीसी के बीच में जो अंतर क्रिएट करेगा वो कौन क्रिएट करेगा? टीएफसी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? अगर मान लो पूछ ले कि वाई टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्स एस शेप, तो आप सिंपल सा आंसर लिख के आएंगे क्या? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके बच्चा, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है? इसके बाद बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं एवरेज कॉस्ट को। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने टीसी, टीवीसी, टीएफसी को समझ लिया, अब हमें समझना है किसको? एसी, एवीसी और एएफसी को। किसको बच्चा? एएफसी को। और साथ ही साथ हम लोग एक कॉस्ट और इंक्लूड कर लेते हैं, एमसी को। और एक बात समझिएगा, जब आपको मान लो एक टेबल मिले जिसमें कुछ वैल्यूज गायब हो, जैसे मान लो यहाँ इसकी वैल्यू गायब है, यहाँ ये गायब है, ये गायब है, तो आप ट्राई करो कि सातों कॉस्टों के कंप्लीट टेबल कर लो, क्योंकि अगर आप सातों की सातों कंप्लीट टेबल करके निकालोगे तो आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। क्लियर है? आपको मान लो 2-3 दिए तो भी आप अन्य, अगर आपको नीड नहीं तो भी आप सातों बना लो, क्योंकि अगर आपने एक बार लॉजिक के साथ रिलेशन समझ लिया ना इनके बीच का, तो आप कोई भी दुनिया जहान की टेबल हो, इनकम्प्लीट हो, उसको कंप्लीट करके फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है? चलिए देखिएगा जरा कैसे इसको कर सकते हैं। हमें पता है कि एसी का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, हाँ या ना? तो मैं सिंपल सी अप्रोच चलाऊंगा, जीरो लेवल पे इनमें से कुछ भी अकर नहीं करेगा। अब आते हैं टीसी अपॉन 1। टीसी 20 है और क्वांटिटी 1 है, तो टीसी अपॉन 1 इज इक्वल टू 20। 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। 3 एकम 3, डिवाइड कर लीजिए भैया, 10.6। ठीक है, अब 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवीसी की। तो एवीसी में भी बेटा सेम है, एक फॉर्मूला क्या रहेगा एवीसी का? टीवीसी अपॉन क्यू, डिवाइड कर लो। 10 अपॉन 1 10, 18 अपॉन 2 9, 22 अपॉन 3, तो 3 सते 21, 3 तिका 9 और 3 रिपीटेड में रहेगा। अब बात करते हैं 35, 4 9 ये 36 होता है, 4 8 32, बचा कितना 3, 4 7 28, 4 5 20। क्लियर है? 8.75। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं टीएफसी की। तो सेम वही फंडा अपनाएंगे, क्या होगा एवीसी का? टीएफसी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एएफसी। बेसिक सी बात है, डिवाइड कर डालिए, क्या होगा? 10 10 10 है तो पहले नंबर पे 10 ही रहेगा, दूसरे पे 5 हो जाएगा, तीसरे पे 3.33 हो जाएगा और चौथे पे 2.25 हो जाएगा, सॉरी 2.5 होगा। क्लियर है? हाँ या ना? अब बात करते हैं मार्जिन की। तो बेटा मार्जिन में हमने क्या बताया? दो टोटल कॉस्ट किसी भी चीज का अगर हो, दो टोटल के बीच का डिफरेंस। तो आइए टोटल पकड़ते हैं। तो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस यहाँ कितना है? 10 है। फिर यहाँ 20 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 है। फिर यहाँ 28 और 32 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है, सॉरी हाँ 4 है। और 32 और 35 के बीच का कितना डिफरेंस है? वो 13 है। क्लियर है ना? तो ये आपका इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको यहाँ की वैल्यू गायब है, यहाँ की वैल्यू गायब है, यहाँ की वैल्यू गायब, तो आपको एक टेबल कंप्लीट बनानी ही चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे।
अगर टेबल कंप्लीट कर लोगे, हाँ आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर बेटा 11th क्लास के पेपर में इतना सफिशिएंट समय होता है कि आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे सकें। आपकी रेलगाड़ी नहीं भाग रही, आपको ट्रेन नहीं पकड़नी है, क्लियर है। तो फोकस के साथ अगर बनाओगे तो पूरे में से पूरे भी तो पाओगे, और 6 नंबर की टेबल आ जाती है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है। चलिए जरा अब इसके कर्व को सीखते हैं बेटा। किनके कर्व को? अब हम इन 4 चीजों के कर्व को समझने चल रहे हैं। देखिए मैं जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का प्लॉटिंग रहता है कर ली जाए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस 0, इधर लिखता हूं मैं कॉस्ट को और इधर लिखता हूं मैं क्वांटिटी को, ठीक है। क्वांटिटी या आउटपुट जो आपको ठीक लगे आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज हम बनाते हैं एसी। तो एसी के लिए आप ऐसे चिड़िया उड़ा दीजिए, ये है। अच्छा एसी की रूल क्या है? एसी की एक बेसिक सी बात है, क्या? इज यू। एसी की कैसी शेप होती है? यू शेप होती है, और इसके पीछे का भी रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद बेटा आप निकालेंगे एबीसी, ये है एबीसी कर्व। कैसा कर्व है बेटा? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों कर्व आगे चल के कम क्लोजर रहेंगे। एसी एबीसी कम क्लोजर बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, एसी एंड एबीसी की भी शेप कैसी हो गई? कॉमन यू शेप, क्लियर है। उसके बाद बेटा आप निकालेंगे एएफसी को। किसको निकालेंगे? एएफसी को। तो याद रखिएगा एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। एएफसी कैसा होता है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का एक कर्व होता है। तो यानी कि ये कुछ इस भांति निकल के आता है। ये आपका क्या है बच्चा? एएफसी, क्लियर है। अब आप एक कर्व निकालेंगे जिसको हम नाम देंगे एमसी। क्या नाम देंगे बच्चे? एमसी। देखिए एमसी कैसे निकलेगा? एमसी यहां से शुरू होगा और ये इस तरीके से निकलेगा। अच्छा एमसी इज ऑल्सो अ एस शेप, एमसी इज ऑल्सो अ एस शेप कर्व, क्लियर है बेटा। एमसी की भी शेप कैसी रहेगी? एस शेप ही रहेगी। अब एक बात समझिएगा मेरी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उनको नोट कर लेते हैं। कैसे? देखो सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या कहेगा, ये याद रखने वाली चीजें हैं। एमसी कट एसी एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एसी स्टार्ट राइजिंग। एसी स्टार्ट राइज मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर एमसी ने एसी को कट किया है, ये एसी का लोवेस्ट पॉइंट होगा मेरे बच्चे। अगर आप इसको ऐसे 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 निकाल के ले आएंगे और इसके बाद एसी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? डाउट है? अभी रही बात रिलेशन की इन सब के, तो ये सभी के रिलेशन आपकी बुक में हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर आप उनको याद करना चाहे तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक सिंपल भाषा में रिलेशंस भी लिखवा देता हूं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, और अब हम लोग समझते हैं रिलेशन। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबीसी और एमसी के रिलेशन। एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट ही लेना और कुछ नहीं। एबीसी एंड एमसी के बीच के रिलेशन को, एमसी इज लेस देन एबीसी, मतलब जब एमसी कम हो और एबीसी ऊपर हो तो ऐसे केस में एबीसी फॉल। एबीसी क्या हो रहा होगा बच्चे? फॉल हो रहा होगा। और जब एमसी और एबीसी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, एमसी और एबीसी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होगी और अपने मिनिमम पॉइंट पे होगी, क्लियर है। और उसके बाद जैसे ही एमसी ग्रेटर होगा एबीसी से, बच्चा जैसे ही एमसी ग्रेटर होगा एबीसी से, एबीसी बढ़ने लगेगा, क्लियर है। अब हम लोग रिलेशन समझ लेते हैं एसी और एमसी का। देखिए मैंने एमसी के रिलेशन एबीसी और एसी से बता दिए, क्लियर है। अब एसी से क्या रिलेशन है? जब MC इज लेस देन AC होगा तो ऐसे केस में सेम एवरेज कॉस्ट भी गिर रही होगी। और जब MC और AC इक्वल होंगे तो याद रखिए MC AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा और उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होगा, और ठीक उस पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू कर देगा। यानी कि जब MC इज ग्रेटर देन AC होगा, क्या बोल रहा हूं, जब MC इज ग्रेटर देन AC होगा तो ऐसे में एवरेज कॉस्ट राइज करेगा। और अब हम लोग एक और रिलेशन को समझ लेते हैं ABC एंड AC, यानी कि एवरेज कॉस्ट का रिलेशन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से।
ऐसे में क्या रहेगा बच्चा, पहली एक बेसिक चीज याद रखिए, जब भी बात करेंगे एबीसी एएफसी तो ये दोनों एसी के ही पार्ट हैं, क्योंकि हमें पता है एसी इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी होता है या नहीं होता है। और आगे बढ़ते हुए हम जब समझे AC एंड AVC बोथ आर यू शेप कर्व, ये दोनों ही कैसे होंगे, यू शेप कर्व होंगे। और इसके पीछे का रीजन क्या होगा बेटा, इसके पीछे का जो रीजन होगा वो होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होगा मेरे बच्चे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और एक और पॉइंट क्या, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC ऑलवेज अकर टू द राइट ऑफ AVC। क्या बोल रहा हूं, AC का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट के मिनिमम पॉइंट पर होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट साइड में जो मिनिमम पॉइंट होगा उसका, उस पर AC का मिनिमम पॉइंट होगा। आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर रहे हों। एक बार इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको कॉस्ट से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा जरा, हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, हमें टीसी दिया है, एबीसी दिया है और एमसी दिया है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने डैश कर रखा है ये वैल्यू हमें मिस है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब एक बात समझो बेटा, हम जरा एक बार देखें, एनालाइज करें तो हमें क्या क्या दिया है। हमें क्वांटिटी दी गई है और हमें पहली क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट दी गई है 90, और यहीं पर मार्जिनल कॉस्ट जो अकर हो रही है वो कितनी हो रही है 30। और हम लोगों ने अभी पीछे एक चीज सीखी थी, क्या कि दो टोटल के बीच का डिफरेंस एमसी होता है। तो एक बात समझिएगा मेरे बच्चे, अगर मान लो मैं यहां पर इस क्वांटिटी को 0 मान लूं, ऊपर क्या मान लूं 0, तो ये वैल्यू हो गई होगी x एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हाँ या ना। अब एक बात समझिएगा, जब 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हमारी टीसी हमें नहीं पता है, हमने टीसी को मान लिया x। क्या मान लिया, अच्छा फर्स्ट लेवल पे जो हमें टीसी दी गई है वो हमें दी गई है 90, कितनी दी गई है, और बेटा हमें उसी पॉइंट पर एमसी दिया गया है 30। एक बात समझो बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वो 30 रहा होगा, हाँ या ना। क्या बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम 30 90 में माइनस कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, कितनी आएगी ये वैल्यू 60, कितनी आएगी 60, यानी कि 60 और 90 के बीच का डिफरेंस एमसी है या नहीं है। तो बेटा आपको पहली वैल्यू क्या पता चली 60, हाँ या ना। अब आप कह रहे होंगे 0 लेवल पे सर क्यों फाइंड कर रहे हो, हमें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बेटा इसकी आवश्यकता हमें है, कैसे है देखो, क्योंकि इससे मेरा निकल के आएगा टीएफसी। क्या निकल के आएगा टीएफसी, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन टीसी इज इक्वल टू होता है किसके, टीएफसी के। तो अगर ये 60 है मेरे बच्चे, तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्या रही होगी 60, हाँ या ना। और 60 60 60 60 थ्रू आउट द ईयर ये क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, क्या तुम्हें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप क्या निकालिए, पहले तो आपको क्या निकालना चाहिए टीवीसी, हाँ या ना। अब टीवीसी देखो कैसे निकलेगा लाल, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई खेल नहीं है। क्या, यहां पर टोटल कॉस्ट 90 है ना, और यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 60, तो यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 30, बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। अब हमें टीवीसी पता है, एवीसी चाहिए, तो एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है टीवीसी अपॉन क्यू, तो 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू 30। बात क्लियर है, पहली लाइन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। आगे बढ़िए, इसी के साथ दूसरी लाइन में क्या दिया है जरा समझिएगा। पहले हमें एवीसी दी है, क्या दी है एवीसी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि एवीसी दी है, क्यू दिया है तो टीवीसी नहीं निकाल पाओगे, एवीसी इंटू क्यू। तो एवीसी 27 है और क्यू आपकी 2 है, तो 27 इंटू 2 करोगे तो 27 दूनी होता है 54। कितना होता है बेटा 54। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो डैश है उनको मैं ब्लू से भरूं, बाकी जो हम अन्य मतलब एक्स्ट्रा में निकालना है उसको मैं रेड से लिखूं, ठीक है, ये समझिएगा। अब एक बात समझो भैया, क्या लाल मेरे, इसका और इसका सम क्या होता है, यही तो होता है, हाँ या ना। हाँ जी बिल्कुल होता है, फॉर्मूला पता है। तो 60 प्लस 54 इज इक्वल टू 114। क्लियर है ये बात,
हाँ या ना? अब बात समझो, ये पता चल गया MC चाहिए, हाँ या ना? तो आपको क्या पता है, दो टोटल के बीच का डिफरेंस मार्जिन होता है नहीं होता है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 90 माइनस 114 कितना आएगा? 10 उधर 14 इधर, टोटल 24। कितना आएगा? 24। बच्चे सेकंड लाइन कंप्लीट हुई या नहीं हुई? हाँ सर हो गई। अब बात समझो फिर से, क्या समस्या है? आपको ये दिया है, आपको यहाँ मार्जिन कॉस्ट दिया है, आपको क्या पता है? TCN माइनस TCN-1 का डिफरेंस MC होता है, हाँ या ना? तो अगर आप ये निकालना हो तो TC में MC को क्या करेंगे? प्लस ही तो करेंगे, हाँ या ना? यानी कि TCN-1 अगर निकालना है तो TCN प्लस MC कर दो, सिंपल सी बात है या नहीं? सॉरी, अब देखिए अगली लाइन में बेटा हमें क्या कह रहा है? हमें यहाँ TC दिया है और यहाँ हमें 114 दिया है, यानी कि TCN दिया है और हमें TCN-1 निकालना है। तो बेटा एक बात समझो, जब हम इसमें ये माइनस करते हैं, इस पॉइंट में ये वैल्यू माइनस करते हैं तो ये निकल के आता है। अगर हम इसमें इसको ऐसे प्लस कर देंगे तो हमारी यहाँ की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, हाँ या ना? क्योंकि फॉर्मूला भी तो ये कहता है TCN-1। तो बेटा एक n को इधर शिफ्ट करो और MC को उधर ले जाके क्या करोगे? माइनस करो। 7 4 11 का 1 हासिला 1, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 114। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। अब बात समझिए, आपको क्या चाहिए? ABC चाहिए। तो देखो TC गिवन है, TFC गिवन है, बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? माइनस करो फटाक से, 81, हाँ या ना? ये आपका क्या आ गया? TBC। तो सिंपल सी बात है, TBC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यानी कि 81 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21। क्लियर है? हाँ या ना? ये थर्ड रो भी कंप्लीट। और अब हमें अगली रो में सिर्फ MC निकालना है। तो बेटा इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो मेरा MC होता है। तो कितना है डिफरेंस? TCN माइनस TCN-1। इसके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना है? 180 माइनस 141, तो हमारा डिफरेंस बचेगा 39, हाँ या ना? टेबल कंप्लीट। और ये पॉइंट भी क्यों छोड़ रहे हो फिर? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। टेबल कंप्लीट। बेटा इस अप्रोच के साथ आप अगर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक कड़ी से कड़ी मिलानी है। जैसे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ 1 से दिया था तो मैंने खुद को अपने आप को सोचने पे मजबूर किया कि यार ये 1 से शुरू है और यहाँ हमें MC भी दिया गया है, तो क्यों ना हम इसको 0 से ले, क्योंकि प्रोडक्शन तो सीधा 1 से नहीं 0 पे भी तो आता है। जब कुछ नहीं बनते तो 0 होता है नहीं होता है। मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि मैं यहाँ 0 लेता हूँ। 0 से 60 मिला, कैसे? क्योंकि इन दो के बीच का डिफरेंस अगर 30 है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? 30 होगी या नहीं? देखिए कैसे होता है, एक चीज समझिए। MC का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN-1, यानी कि नीचे वाला TC जो कि हमें 90 दिया गया है और हमें ऐसे पॉइंट पर MC कितना दिया गया है? 30, और हमें लेना है TCN-1, हाँ या ना? तो बेटा ये इधर चला जाएगा, TCN-1 इज इक्वल टू 90, MC माइनस प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60। इस तरीके से मुझे TC मिला और मुझे उसी पॉइंट पे याद आया मेरा रिलेशन, क्या कि एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन TC इक्वल होता है किसके? टोटल फिक्स कॉस्ट के। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चे। अगर आपको और न्यूमेरिकल की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं एक संडे की क्लास लगाऊंगा आपके लिए संडे को, उसमें मैं कॉस्ट के जितने न्यूमेरिकल पॉसिबली कवर कर सकता हूं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है और आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते ज़्यादातर। बहुत से लोगों ने मैंने एडवाइस दी है मुझको कि सर वीडियो आप बहुत लंबी डाल रहे हो ये, पर देखो यार जब तक एक इंटरेक्शन नहीं होगा ना स्टूडेंट और टीचर का, एक मजा नहीं आएगी। और वैसे मैं एज अ टीचर नहीं, मैं एक भैया की तरीके पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोगों को एक बड़े भाई की तरीके गाइड करना चाहता हूँ, है ना? तो एक रिलेशन बनना चाहिए, थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। हम 15 मिनट की वीडियो डालते हैं यार, देखो एक सिंपल सी बात है, कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, एक ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, एक बच्चों को इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहता हूँ। क्लियर है या नहीं? मुझे कमाने का नहीं कि मुझे जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज करना है, इन सब चीज़ों का अभी मेरे माइंड में कहीं नहीं। मैं सिर्फ एक आपका और अपने बीच में रिलेशन बनाना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरी वीडियो में जब एक कमेंट आया ना, मुझे एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग आई कि चलो यार किसी ने वीडियो देखी तो है या नहीं।
मैं एक बहुत सिंपल सी अप्रोच के साथ चलता हूँ। मुझे लाखों इतने सबका मूड नहीं, मेरा क्या, अगर एक भी कमेंट किसी दिन मेरी वीडियो पे आया और किसी बच्चे ने कहा हाँ सर जेन्युइनली आपकी वीडियो देख के मुझे इकोनॉमिक्स में मजा आने लगा है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा है, उस दिन समझूंगा मेरा काम सफल हो गया। क्लियर है? तो बेटा अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे जिसका नाम होगा चैप्टर का रेवेन्यू। हाँ, तो बच्चे अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको यूजफुल लग रही हैं और आपको इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है समझने में, जी हाँ, अब ट्रिकी इकोनॉमिक्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स ट्रिकी नहीं लग रही है अगर, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा अपने स्टूडेंट फ्रेंड सर्किल में फैला सकते हैं चैनल को प्रमोट कीजिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही की बदौलत मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा और आपकी वजह से अगर बहुत नहीं तो 10 लोग भी ज्वाइन होते हैं और उनको इकोनॉमिक्स में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो आप भी बहुत बड़ा एक गुड कॉज का काम करेंगे। थैंक यू।